हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को होने वाला है और यूपी टेट एग्ज़ाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। और यह क्लास यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे दिया गया किंडरगार्टन दिया गया है और इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। और जो किंडरगार्टन विधि है इसका जो प्रतिपादन है फ्रोवेल ने किया था। फ्रोवेल ने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में भी पूछा गया है, सी टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्न। जो संकलनात्मक परामर्श है उसके जो जन्मदाता हैं वह थार्न थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। पहला दिया गया है, छात्र को दंडित करना चाहिए। देखिए छात्र के अवांछित व्यवहार, जो आप नहीं व्यवहार चाह रहे हैं उस तरह का अगर कोई व्यवहार छात्र कर रहा है तो उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? छात्र को दंडित करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्र को कभी दंडित नहीं करना होता है। उसे नज़रअंदाज कर देंगे तो यह भी गलत तरीका होगा। उसके माता पिता को सूचित करेंगे तो यह भी बिल्कुल सही नहीं है। बाकी यहाँ पे दिया गया अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। जो डी वाला है यह देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो बिल्कुल सही रहता है उसको यहाँ पे आप लोग ट्रिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया आपका यहाँ पे पठन संबंधी समस्या है। पठन संबंधी समस्या है मतलब पढ़ने संबंधी इसमें समस्या होती है डिसलेक्सिया में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पे गणितीय कौशल संबंधी समस्या दिया गया है, यह है डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी इसमें विकार रहता है। बाकी यहाँ पे जो लेखन संबंधी समस्या है इसमें क्या होता है? यह डिस्ग्राफिया इसको बोला जाता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लेखन संबंधी समस्या होती है, लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। तो यह सब आप लोग याद रखेंगे। बाकी एक होता है डिस्फेजिया होता है, उसमें वाक क्षमता संबंधी विकार होता है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, या आपका सीटेट एग्जाम हो या आपका यूपी टेट एग्जाम हो, दोनों में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आप एग्जाम में जब देखेंगे पूरा 150 प्रश्न देखेंगे, कहीं न कहीं आपसे एक से दो प्रश्न आपको इनसे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है। जो पढ़ने संबंधी समस्या है डिसलेक्सिया हो जाएगा। जो गणितीय कौशल संबंधी यहाँ पर है इसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। जो लेखन संबंधी है इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और वाक क्षमता संबंधी जो विकार है उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। अगला है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे आप लोग। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग की बात किया जा रहा है तो यह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है। ब्रेल लिपि वाला तो आप लोग जानते होंगे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है। तो यहाँ पे जो टेप रिकॉर्डिंग है और जो ब्रेल लिपि है दोनों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका है प्रश्न,
पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं एवं समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जिन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो यह जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जो कि लगभग 11 से 15 वर्ष रहता है, बहुत जगह 11 से 16 वर्ष भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। और एक प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में और यूपी टेट एग्जाम में दोनों में बार बार पूछा जाता है, जिन पियाजे जो थे वह संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किए थे, तो 4 अवस्था में विभाजित किए थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसमें पहली क्या थी, संवेदी गामक अवस्था थी, मतलब संवेदी पेशी अवस्था थी, और यह जन्म से 2 वर्ष या 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। जो यह समय भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखेंगे, पहला तो यह हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष चलती है। इसके बाद तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष। उसके बाद देखेंगे चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपके यहाँ पे 11 से 15 वर्ष तक चलती है, बाकी बहुत सारी बुक में 16 वर्ष भी देखने को मिलता है, तो जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, कौन सा सीखना अस्थाई होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। कौन सा सीखना है जो अस्थाई होता है, जो ज़्यादा दिन तक आपका पड़ा रहे, रट कर सीखेंगे या सुनकर सीखेंगे या समझकर या देख करके। कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य ही आप सीखते हैं, अगर कोई भी कार्य एक बार समझ करके सीख लेते हैं तो वह अस्थाई हो जाता है। अगर कोई आप कार्य है या कोई भी पुस्तक है या आप कोई मान लीजिए मैथ में क्वेश्चन ही है, अगर उसको आप रट करके समझ लेते हैं, रट करके याद कर लेते हैं तो वह अस्थाई नहीं रहेगा। सुनकर देख करके भी आपका अस्थाई नहीं रहेगा, बाकी समझ करके अगर कोई भी कार्य कर लेते हैं तो वह अस्थाई हो जाता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए कोई 13 वर्षीय बालक है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है, तो यह जो विकास की अवस्था होगी यह किशोरावस्था होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में जो मानसिक और जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, और जो भी बच्चे होते हैं उनमें देखेंगे समायोजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और उनके अंदर विद्रोह वाली भावना आ जाती है, तो यह किशोरावस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर है। सृजनात्मकता का जो विकास होता है इसमें देखेंगे यहाँ पे खेल आ जाएगा, कहानी लेखन आ जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं आ जाएगा, ये 3 तो आ जाएगा। इससे क्या होता है, इन 3 कार्यों से सृजनात्मकता का विकास होता है, लेकिन भाषण से नहीं होगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पावलोव ने दिया था, पावलोव दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो इसको बोला जाता है, यह आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा आपका यहाँ पे जैविक मंदता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो सही आपको आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया क्या है,
डिसलेक्सिया आपका मानसिक विकार है। इसमें क्या होता है, पढ़ने से संबंधित क्या होती है, कठिनाई होती है। तो यह अधिगम विकलांगता का उदाहरण हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिख भी दिया गया विशिष्ट अधिगम विकलांगता, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किसका विकास? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यह देखेंगे सबसे पहला ही प्रश्न आपको मिला था, तो यहाँ पे क्या होगा, किंडरगार्टन पद्धति हो जाएगा। शिक्षा में जो फ्रोवेल थे, फ्रोवेल का जो योगदान था वह किंडरगार्टन पद्धति इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संश्लेषण दिया गया, संश्लेषण आपका हो जाएगा, अगर आप किसी प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं तो वह संश्लेषण विधि का उदाहरण होगा। संश्लेषण विधि का उदाहरण प्रमेय सिद्ध करना होगा, तो यहाँ पे बी वाला सी वाला राइट आंसर होगा, यहाँ से सी वाला राइट आंसर होगा। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो यह रचनावादी मॉडल होगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सामाजिक अधिगम कैसे आरंभ होगा, कैसे प्रारंभ होगा? संपर्क से होगा। सामाजिक जो अधिगम होता है वह संपर्क से ही आपके यहाँ पे आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। बालक का जो शारीरिक और जो क्रियात्मक विकास है उसकी दिशा होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिर से पैर की तरफ होती है। जो विकास की दिशा रहती है, शारीरिक जो विकास की दिशा रहती है वो सिर से पैर की ओर रहती है, और शरीर का जो मध्य होता है, जो केंद्र होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर पूरा सही लिखा गया बी वाले में, बी वाला राइट आंसर होगा। सिर से पैर की तरफ, सिर या मस्तिष्क भी देखने को मिलता है, मस्तिष्क से पैर की तरफ, और शरीर के मध्य से या केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का, कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। श्रवण बाधित बच्चे हैं, मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा है और उनको पढ़ाना भी है, तो उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाएगा? उनके लिए प्रयुक्त किया जाएगा सांकेतिक भाषा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ब्रेल लिपि तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। बालक का विकास परिणाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे, और कई बार यह प्रश्न आपको कराया भी गया है। बालक का देखिए जो विकास है, यह देखेंगे जो वंशानुक्रम होता है और जो वातावरण होता है, इनकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों होता है, क्योंकि इसमें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है उसका भी मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हों वह हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मानसिक रूप से मंद बालक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा के एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हों उनको मानसिक रूप से मंद बालक बोलेंगे, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सी वाला परफेक्ट है। सी वाला आपका राइट आंसर होगा कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य से, अगर आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि भ्रमण का जो स्थान रहता है वहाँ से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कौन सा चिंतन है जो कि आपका अनुसंधान से संबंधित है? तो अनुसंधान से संबंधित में हो जाएगा जो परंपरागत चिंतन होता है, जो विकेंद्रीय चिंतन, जो वैज्ञानिक चिंतन होते हैं, ये सब के सब अनुसंधान से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए प्राथमिक कक्षा की बात किया जा रहा है, विषय वस्तु की जो निरस्ता है उसको दूर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यह खेल और मनोरंजन जो नीति होगी वह उसका उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम आपका 6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और सीटेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेगा, पासिंग मार्क 90 नंबर है। सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में आप लोग देखेंगे तो 30 में आप लोग देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 30 प्रश्न होता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इंग्लिश होगा या आपका संस्कृत होगा तो उसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न रहेगा, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। अब इसके बाद आपका या तो सोशल साइंस होगा या मैथ साइंस होगा या प्राइमरी का ईवीएस मैथ होगा, उसमें 60 प्रश्न रहेंगे, 60 में देखेंगे 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और ये आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिलेंगे, पूरे 16 साल के पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 की पेमेंट करनी है। जैसे 30 पे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट एग्जाम भी 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है और यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। तो यूपी टेट के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं और आपको सोशल साइंस, मैथ साइंस, प्राइमरी सबका मिल जाएगा। तो इसमें भी 2011 से लेके आज तक जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर के मिलेंगे और आंसर की के साथ रहेंगे, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन भी रहेगा, सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, सीवीएस। तो इसके लिए भी सेम व्हाट्सअप नंबर है और इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेम तरीके से आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, यह तो सही है। अनुसंधान के लिए उपकरण होना चाहिए, यह भी सही है। अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, तो यह जरूरी नहीं है। अनुसंधान की परिकल्पनाएं होनी चाहिए, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा, इसको अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला है संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे रहते हैं उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव रहता है। तो ए वाला राइट आंसर है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट यूपीटेट दोनों में आया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है, इसको यहाँ पे मुख्य ग्रंथि कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा और यूपी टेट में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।